ऐसे होता है कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर तो मिल जाता है यूट्यूब पर, बट बाकी चैप्टर्स नहीं मिलते, या फिर अगर मिलते हैं भी हैं तो वो पेड कोर्सेज में मिलते हैं। सो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आई विल बी कवरिंग द होल एनसीईआरटी सिलेबस। बस आप लोगों को एक काम करना है, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, जिसका पहला चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया की बात करी गई है, इसमें अपने इंडियन सिविलाइजेशन की बात नहीं करी गई है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है। तो मेसोपोटामिया एक रीजन था, कहाँ पे, 2 रिवर्स के बीच में, और अब वो पार्ट है रिपब्लिक ऑफ इराक का। मेसोपोटामिया 2 रिवर्स के बीच का इलाका है यहाँ का, और वो रिवर्स कौन सी है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर एंड टिग्रिस रिवर। और अभी वो पार्ट में आता है रिपब्लिक ऑफ इराक के। मेसोपोटामिया जाना जाता था अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी सिटी लाइफ के लिए, अपनी रिच लिटरेचर के लिए, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में जो एडवांसेस उन्होंने किए थे उन सब चीज़ों के लिए। अब इसमें कुछ एडवांसेस होते हैं, कैसे, तो यहाँ पर जो होती है 2 टाइप के किंगडम होते हैं, एक सुमेर और एक अक्कड़। ये मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के सर्दर्न रीजन में 2 शहर होते हैं, सुमेर और अक्कड़। ये अर्बनाइज्ड साउथ के अंदर थे। फिर जाते जाते जब 2000 BCE आ जाता है, तब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाता है सर्दर्न रीजन के अंदर, और उसके बाद से इस रीजन को बेबीलोनिया कहा जाता है। फिर आगे चलते चलते 1100 BCE के आसपास असीरियंस आ जाते हैं नॉर्थ के अंदर, यानी सदर्न पार्ट बेबीलोनिया हो गया, और नदर्न पार्ट के अंदर अब असीरियंस आ जाते हैं। अब असीरियंस आने के बाद में क्या होता है, इस जगह को असीरिया बोला जाता है। अब यहाँ पर लिटरेचर का एडवांस कैसे हुआ, सुमेरियन। सबसे जो पहली लैंग्वेज हमें देखने को यहाँ पर मिलती है वो सुमेरियन देखने को मिलती है। सुमेरियन 2400 BCE से पहले थी। इसका एडवांसमेंट कैसे डेवलप होगी ये अभी आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल इन सिर्फ 3 लैंग्वेजेस का इंट्रो है ये। दूसरी आती है अकेडियन। अकेडियन कब आती है, अराउंड 2400 BC। सुमेरियन के बाद में अकेडियन आती है, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला जो टाइम था ना, तब तक थ्राइव करती हैं, तब तक चलती हैं ये। फिर आ जाती है अरामाइक। अरामाइक आती है 1400 BCE से, और आफ्टर 1000 BCE इसका बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने लगता है। अब आती है मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते कि ये पूरा मेसोपोटामिया है, जगह है, यहाँ से 2 रिवर्स बह रही हैं, एक यूफ्रेट्स रिवर बह रही है और टिग्रिस रिवर भी बह रही है, मतलब बीच में मेसोपोटामिया है, ऐसे 2 रिवर्स भी बह रही हैं। ये उसकी नॉर्मल ज्योग्राफी हो गई। अब यहाँ पर ज्योग्राफी कैसे है, जो नॉर्थ रीजन है मेसोपोटामिया का, वहाँ पर है स्टेपीज़। स्टेपीज़ क्या है, ग्रासलैंड्स है। अभी ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही होगा कि स्टेपीज़ ग्रासलैंड होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होता है या फिर थोड़े बहुत पेड़ होते हैं। फॉरेस्ट एरिया नहीं होता, मोर ऑफ अ ग्रासलैंड रीजन है ये। स्टेपी रीजन आता है नॉर्थ के अंदर, और इस नॉर्दर्न स्टेपी रीजन के अंदर क्या होता है, इसमें एनिमल हर्डिंग करी जाती है, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर को भी ये सपोर्ट करती है। कैसे, एनिमल हर्डिंग के अंदर क्या आती है, शीप और गोट्स आते हैं। जो घास होता है वो विंटर्स के बाद में काफ़ी चराने लायक हो जाता है, तो वहाँ पर शीप और गोट्स को चराया जाता है, और स्टेपी रीजन है नॉर्थ के अंदर, वो एनिमल हर्डिंग के लिए बहुत फेमस होता है। वहीं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ग्रीन प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं। ये जो रीजन है ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था, और यहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर हुआ करता था 7000 से 6000 BCE के अंदर। उसके बाद में एकदम चलते चलते और ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं, तो ईस्ट के अंदर आती है टिग्रिस रिवर, जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो कि एक रिवर कैनाल के थ्रू और चैनल्स के थ्रू रूट बनाती है इरेनियन माउंटेन्स के पास में, तो ये ऐसे हेल्पफुल हो जाती है। फिर सदर्न साइड में मूव करते हैं, तो जो मेसोपोटामिया है उसके सदर्न साइड में डेजर्ट है। अब ये जो डेजर्ट है, इस डेजर्ट के अंदर ही पहली सिटीज़ आई थी, और यहीं पे राइटिंग इमर्ज हुई थी।
कैसे? नॉर्मली हम डेज़र्ट को देखते हैं, वो बंजर होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, बट यहाँ पर जो डेज़र्ट है, इस डेज़र्ट के अंदर शहर कैसे डेवलप हो गए और राइटिंग कैसे डेवलप हुई? इसका एक रीज़न ये है कि ये जो यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर जो है, जैसे ये डेज़र्ट है, तो यूफ्रेट और जो टिग्रिस नदियाँ हैं, जब इनके अंदर पानी आ रहा होता है तो ये अपना क्या करती है, जो स्लिट होता है, इनकी जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको आसपास के इलाके में डिपॉजिट कर देती हैं, और वो सिंस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है तो उसमें खेती अच्छी होती है, और खेती अच्छी होती है तो फिर ये ट्रेड से रिच बन जाते हैं। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर अपनी सिल्ट डिपॉजिट करती है, और साथ ही साथ वो इरिगेशन चैनल्स भी बनाती है। उनकी वजह से, इरिगेशन चैनल्स की वजह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे सिटीज़ डेवलप होती है। एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, सिंस जैसे डेजर्ट एरिया है तो लो रेनफॉल है वहाँ पर, बट स्टिल ये जो एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मिलती थी वीट, पी, बार्ले, लेंटिल्स आदि चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती थी, और साथ ही साथ में लाइफ स्टॉक और जो क्या क्या रिसोर्सेज थे वो भी देखते हैं। एग्रीकल्चर तो देख लिया कि एग्रीकल्चर कम रेनफॉल थी, स्टिल प्रोडक्टिव था। साथ ही साथ में यहाँ पर गेहूँ, मटर, बार्ले, जौ और कुछ दालें, ये सारी चीज़ें भी सरवाइव करती थी। सेकंड आती है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक और रिसोर्सेस के अंदर क्या है, यहाँ पर भेड़ें और बकरियाँ पाली जाती थी, और ये पाली जाती थी अपनी मीट के लिए, मिल्क के लिए और वूल के लिए, और साथ में फिर इनको बेचा भी जाता था। और जो रिवर थी, उन रिवर से फिशेस मिल जाती थी, और यहाँ पर डेजर्ट रीजन है तो यहाँ पर पाम ट्रीज़ हुआ करते थे, वहाँ से इनको डेट्स मिल जाते थे खाने के लिए। अब हमें ये चीज़ देखनी है, बुक में एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन्ड है कि जो सिटीज़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रूरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से ग्रो नहीं हुई है। मतलब कि जो सिटीज़ है वो रूरल इलाका जो ट्रेड की वजह से बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया, सिर्फ उसकी वजह से सिटीज़ नहीं ग्रो हुई है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसने उसको कंट्रीब्यूट किया। अब वो फैक्टर्स क्या है वो हम देखेंगे, आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आते जाएंगे। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वाइज इनको रिमेंबर करेंगे तो चैप्टर को रिमेंबर करने में आसानी होगी, तो आप पॉइंट वाइज ही लिखना अपनी एनसीईआरटी के साइड में जो जगह है वहाँ पर। जैसे ये एनसीईआरटी का पेज है तो साइड में यहाँ पर जगह है, या फिर कभी यहाँ पर होती है, साइड में जिस लाइन की हम बात करें उधर उधर साइड में ये पॉइंट्स मेंशन करते जाना छोटे छोटे कीवर्ड के लिए, ताकि आसानी हो। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़, जो सिटीज़ हैं वो ग्रुप ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ही नहीं है। सिटीज़ सिर्फ ग्रुप ऑफ लार्ज पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि सिटीज़ तब थ्राइव करती है जब वहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है। कैसे डाइवर्सिफाइड होगी? क्योंकि वहाँ से जो लोग हैं वो फूड प्रोडक्शन से भी कमा रहे हैं, ट्रेड से भी कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहे हैं, और बाकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उससे भी कमा रहे हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जो सिटीज़ हैं वो लोगों से नहीं है सिर्फ, वहाँ पर इकोनॉमी भी ज़रूरत है। और इकोनॉमी कैसे? डाइवर्सिफाइड, मतलब सिर्फ एक सोर्स ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए, जैसे फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। सेकंड पॉइंट है, जो सिटी रेजिडेंट्स है, जो लोग हैं वहाँ के, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे? कि वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर रिलाई करते हैं अपना जीवन आसान करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक क्राफ्ट्समैन हो गया, तो वो जो क्राफ्ट्समैन है उसको चाहिए होंगे बहुत सारे टूल्स। सबसे पहले तो उसको क्ले चाहिए, चलो उसको कुछ मूर्तियाँ बनानी है। उसके बाद में उसको ब्रोंज टूल्स भी चाहिए। उसके बाद में उसको आग भी चाहिए ताकि वो सेक के एकदम पक्का बना सके, उसको बेक कर सके। तो उसको क्ले कहाँ से मिलेगी? क्ले के लिए वो खुद तो जाएगा नहीं क्ले खरीदने के लिए, कोई क्ले का जो होगा ट्रेडर होगा, वो क्ले खरीदेगा उससे। और साथ में जो ब्रोंज के जो टूल्स हैं वो भी किसी लोहार से वो खरीदेगा, और फिर आपस में ये लोग खरीदते जाएंगे, और फिर जाके ये जो इसका पूरा एंड प्रोडक्ट है वो बना पाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जो सिटी के रेजिडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर इज़ क्लियर डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन वर्क। यानी
ये जो एक शहर होता है वहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो होते ही हैं, जैसे हमने पहले देखा था, बट साथ ही साथ में एक जगह के अंदर, एक शहर के अंदर कौन सा काम कौन करेंगे, ये पर्टिकुलर जो काम है इन सब के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग करेंगे, इनका डिवीजन ऑफ लेबर बहुत क्लियरली हो चुका है। और जो लोग ये काम करेंगे, जैसे पर्टिकुलर लोगों को एक काम दिया हुआ है, जैसे कुछ मूर्तिकार है वो मूर्ति बनाएंगे, जो स्कल्प्टर्स हैं वो स्कल्पचर्स बनाएंगे, तो उनको उस काम में अच्छी स्पेशलाइजेशन होगी उनके पास में। कुछ ट्रेड करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनके पास में उसकी स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोहार हैं तो लोहारों के पास में अपनी स्पेशलाइजेशन है, यानी सब अपने काम में माहिर है। जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि अगर अर्बन जो जगह है, जो शहर है, एक अर्बन सराउंडिंग को या एक अर्बन जगह को एफिशिएंट वर्किंग के लिए ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की, और साथ ही साथ में स्टोरेज सिस्टम्स की, जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की लाइन पे डेवलप्ड हो। यानी कि किसी भी शहर को काम करने के लिए, अच्छे से वो शहर प्रॉस्पर करे, उसके लिए हमें चाहिए कि वहाँ पर ट्रेड हो रही हो अच्छी। बट ट्रेड ये नहीं कि हैपहज़ार्ड मैनर के अंदर हो रही है, वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड कैसे कि उसका कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ वेट्स होने चाहिए उसके, कि इतना सामान है, कुछ करेंसी सिस्टम होना चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, और साथ ही साथ में एक स्टोरेज सिस्टम भी होना चाहिए शहर के अंदर, जहाँ वो पानी स्टोर कर सके, ग्रेन स्टोर कर सके, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें, इनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कौन देखेगा कि ट्रेड कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए होंगे कुछ, जैसे कुछ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो ट्रेडर्स ने बनाए हुए होंगे, कुछ स्टोरेज के लिए बने हुए होंगे, कुछ बाकी सिविक कम्युनिटीज़ के लिए बने हुए होंगे। तो एक अर्बन जगह को अच्छे से काम करने के लिए चाहिए ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और स्टोरेज सिस्टम, और साथ ही साथ में ये डेवलप होने चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो आता है कि जो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग काम कर रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा है, तो इनको आपस में यूनाइट करने के लिए, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए होंगे। और वो क्या होंगे, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी ये किसी की तो बात मानेंगे, इसलिए कोई टॉप पे चाहिए, फिर उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर और लोग होंगे, और ऐसे करके बहुत सारे लोग इनके अंडर में आएंगे, और ऐसे ऐसे ये सिस्टम कोऑर्डिनेट होता जाएगा। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है अच्छे से एक शहर के कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ में ये जो लोग हैं, ये अपना किसी भी टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता था या एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसके लिए ये रिटन रिकॉर्ड्स पे रिलाय करते थे। नाउ दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द सिटीज़। एक कोई भी जो जगह होती है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कोई भी एक जगह होती है उसमें कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं, और कुछ रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी होती है। लाइक ये जो मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया में क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए तो मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा रिच था, लेकिन यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे। साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट था मेसोपोटामिया का, जहाँ अर्बनिज्म था, जहाँ सिटीज़ थी, उस जगह पे क्या था, ना तो अच्छे स्टोन्स थे और ना अच्छी वुड थी। तो इनको मिनरल्स की ज़रूरत थी, स्टोन की और वुड की ज़रूरत थी, और इनके पास में रिसोर्स अबंडेंस किसका था, एग्रीकल्चर का। तो ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड कैसे करते थे, अपनी जो स्कार्सिटी है इनके पास में इन तीनों चीज़ों की, उनको कंपनसेट करने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनको बेच देते थे, और बदले में इनको क्या मिल जाता था, ये जो सारी तीनों चीज़ों की जो कमी थी ना, ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती थी। तो क्या लिखा है, टू कंपनसेट द स्कार्सिटी ऑफ मिनरल, स्टोन, वुड, दे ट्रेडेड टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये किससे करते थे ट्रेड, जो आसपास के जो इलाके, तो जो अभी मॉडर्न डे टर्की, ईरान और अक्रॉस गल्फ जो रीजन है, वहाँ के लोगों से ये ट्रेड करते थे अपनी रिसोर्स की जो स्कार्सिटी थी उसको कंपनसेट करने के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ट्रेड को एफिशिएंट मैनर में और कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैरी आउट करने के लिए कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती थी,
और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे ये क्या करते थे, फॉरेन एक्सपेडिशंस भेजते थे कि आप यहाँ से इस जगह पे जाके ट्रेड करके आओ, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आओ। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ये कुछ ग्रुप होते हैं। जैसे एक ग्रुप बन गया ट्रेड के लिए, अब ये किसी स्पेसिफिक चीज़ में ट्रेड कर रहा है, चलो ये मान लिया कि ये मिनरल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये इस शहर का, ये फॉर एग्जांपल टर्की वाले रीजन के लिए जाता है। सिमिलरली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे। ये जब सारे ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से फंक्शन कर रहे होंगे ना, तभी जाके जो ट्रेड होगी वो, ये जो शहर है मेसोपोटामिया के जो शहर है इनके लिए हेल्पफुल होगी, तभी वो कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट होगी और हेल्पफुल होगी। इसके लिए ज़रूरत है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो क्या है थर्ड पॉइंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ट्रेड इन एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। दे ऑल्सो सेंट फॉरेन एक्सपेडिशंस। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। आप ट्रेड करोगे, एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो आपको कुछ व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी जाने के लिए, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। इनका जो पहला रास्ता था वो था लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके लिए ये लोग क्या काम में लेते थे, बुलक कार्ट्स काम में लेते थे और बुलक कार्ट्स एनिमल खींचते थे। तो ये क्या होता था, उन्हें एक्सपेंसिव पड़ता था। एक्सपेंसिव क्यों पड़ता था, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं इनको चारा भी खिलाना पड़ता था और साथ ही साथ में ये स्लो थे। तो पहला था लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता था और स्लो था। क्यों, क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट था वो एनिमल्स की हेल्प से किया जाता था, बुलक कार्ट की हेल्प से। और अब एनिमल्स धीरे भी चलते हैं, स्लो भी हैं और उनको फीड भी खिलानी पड़ती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कि अगर ये एक्सपेंसिव और स्लो है तो उन्हें कुछ चाहिए जो फास्ट हो और चीप हो, और वो आया था वाटर के थ्रू। अब वाटर के थ्रू कैसे, अब मैंने पहले बताया था मेसोपोटामिया है वो 2 रिवर से सराउंडेड था, एक साइड थी यूफ्रेट्स और एक साइड थी टिग्रिस रिवर। तो ये जो रिवर थी, इन रिवर के कैनाल्स और चैनल्स के थ्रू ये लोग क्या करते थे, बोट्स के थ्रू जाके चीपर मीन्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इनको मिल जाती थी। ये था सेकंड पॉइंट। तो अभी ये इनको चीप मिलने लग गई थी ट्रांसपोर्ट भी, तो इनकी ट्रेड थी वो और फ़ायदेमंद हो गई। अब ये फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के अंदर ये है कि कैनाल और रिवर्स की हेल्प लेते थे ये। यहाँ पर तो इन्हें 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, और यहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट था उसको फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि रिवर, ट्रिब्यूटरीज और जो कैनाल्स हैं दे वर यूज्ड फॉर ईजी ट्रांसपोर्टेशन। और जो यूफ्रेट्स रिवर थी उसका तो एक निकनेम भी था, उसको वर्ल्ड रूट भी बोला जाता था। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट, यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स। नाउ कम्स द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग का कैसे विकास हुआ वहाँ पर। नॉर्मली लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो करते हैं, ताकि वो जो क्या कहना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेस हो सके और जो लोग हैं वो आपस में समझ सके। अब क्या होता था, अब शुरू से समझते हैं। सारी जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सारी जो सोसाइटीज़ है वो किसी ना किसी टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन करती हैं और अपने मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस होते हैं उनको कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ वर्बल कम्युनिकेशंस करते हैं, और ये कम्युनिकेशन की जाती है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू। अब राइटिंग की क्या बात आती है, कि राइटिंग जो है ना, राइटिंग भी एक अनदर फॉर्म है वर्बल कम्युनिकेशन का ही। कैसे, क्योंकि जो स्पोकन साउंड्स होते हैं ना वो राइटिंग के अंदर रिप्लेस कर दिए जाते हैं विजिबल साइन से। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्ड्स बोले जाते हैं, और राइटिंग में क्या होता है, ये जो वर्ड्स जो बोले जाते हैं, स्पोकन साउंड होती है, उसको रिप्लेस कर देते हैं विजिबल साइंस से। तो अब जब मैं बोल रही हूँ सी, तो बोलने में सी सुनाई दे रहा है, बट लिखने के अंदर ये वाला साइन हो गया। तो जो स्पोकन साउंड था उसको विजिबल साइन से हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये थी राइटिंग। मेसोपोटामिया में राइटिंग ओरिजिनेट हुई थी अराउंड 3200 BCE के आसपास, क्योंकि मेसोपोटामिया में इस टाइम टैबलेट्स मिलते थे, क्ले टैबलेट। अब वो क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगी। और उनके अंदर हमें मिली है कि वो जो मेसोपोटामियन लोग थे वो कुछ पिक्चर्स
के थ्रू वैसे समझाने की कोशिश करते थे। कुछ साइंस होते थे, कुछ नंबर्स होते थे, मतलब किसी ना किसी टाइप की कोई पिक्चर होती थी जिससे हमें पता चलता था कि अच्छा इन्होंने ये ए लिखा है या बी लिखा है, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थी। अब जब ट्रेड प्रॉस्पर थी, वहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छी थी, तो उसको रिकॉर्ड भी चाहिए थे कि कैसे पता चलेगा कि क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि सबूत क्या है कि हमने किसी ना किसी टाइप का ट्रांजैक्शन किया है इस सिटी के अंदर। स्पेशली जो उरुक नाम का जो शहर था, वहाँ का ट्रेड सिस्टम अच्छा था, तो वहाँ की जो ट्रांजैक्शन थी ना शहर की, उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी था। उस रिकॉर्ड की जब ज़रूरत महसूस हुई, नीड हुई, तो लोगों ने ये राइटिंग का सोचा और वहीं से राइटिंग का इमर्जेंस हुआ। अब ये जो थी मेथड, ये क्ले टेबलेट्स जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, वो क्या है। एक्चुअली जो मेसोपोटामिया था उसमें हमें अराउंड 3200 BCE के कुछ टैबलेट्स मिले। उन टैबलेट्स के अंदर पिक्चर्स के थ्रू कुछ साइन और नंबर्स बताए हुए हैं। अब ये क्ले टैबलेट्स क्या है, ये जो स्क्राइब वो होता है जो लिखता है, ओके। जो स्क्राइब है वो क्या करता था, क्ले होती थी, उस गीली क्ले को वो स्मूदन करता था। ऐसे क्ले इसी शेप पे हो गई तो वो उसको एकदम ऐसे स्मूथ करके, ऐसे चिकना करके ऐसे बनाता था। उसके बाद में एक जो लकड़ी होती थी, रीड बोलते हैं उसको ऑब्लिकली कट करता था। अब क्या होता था, वो इस नुकीली शेप की हो जाती थी ऐसे। तो ये जो नुकीला शेप है इसको ऑब्लिकली कट रीड बोलते हैं। रीड वो जो प्लांट की जो स्टिक है वो, और ऑब्लिकली कट यानी उसको ऐसे काट दिया जाता था। तो वो अब ऐसे बहुत ही ज़्यादा तीखी बन गई जिससे हम क्ले के ऊपर लिख सकते। फिर क्या करते थे, ये जो गीली क्ले थी जिसका इन्होंने स्मूथ करके ये टैबलेट बनाया था, उसके ऊपर से कुछ ये जो रीड थी इससे कुछ साइंस बना देते हैं ये लोग, जो इनकी लैंग्वेज थी उसको। उसके बाद में इसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद में जैसे पॉटरी होती है, अपने मटके वगैरह होते हैं, वैसे एक ड्यूरेबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर इसको रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता था। ये जो फ़ोटो है, इमेज है, ये NCERT में दी हुई है। ये एक क्ले टेबलेट का एग्जाम्पल है जो मेसोपोटामिया में काम में लिया जाता था और हमें सबसे अर्लीस्ट 3200 BCE के आसपास के एविडेंसेस मिले हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने ये जो ऑब्लिकली कट रीड थी वहाँ से कुछ सिंबल्स वगैरह इसके अंदर ऐसे दागे हैं वेट के अंदर। उसके बाद में जब सूख गई तो ये ड्यूरेबल बन गई, इवन अभी तक पड़ी है वहाँ पर। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस थी ना, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमें टैबलेट्स मिले हैं। तो ये था राइटिंग का इमरजेंसी। उनकी क्या ज़रूरत क्या थी, क्योंकि उनको जो सिटी के ट्रांजैक्शन होते थे ट्रेड के अंदर, लोगों के भी और आइटम्स के भी, उनका रिकॉर्ड रखना होता था। उस रिकॉर्ड को रखने की ज़रूरत महसूस होने की वजह से ये राइटिंग आई। और राइटिंग का मेथड क्या था कि वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे और स्क्राइब लिखते थे। अब राइटिंग का हम एवोल्यूशन देखेंगे, एवोल्यूशन कैसे हुआ। 2600 BCE के पास में राइटिंग इवॉल्व हुई क्यूनिफॉर्म सुमेरियन लैंग्वेज के अंदर। ये क्यूनिफॉर्म क्या सिस्टम था, बहुत तीखे तीखे वर्ड्स होते थे कुछ ऐसे, मतलब क्यूनिफॉर्म एक वेज शेप्ड कुछ होता है, और यानी कि वो एक साइड से काफ़ी तीखा होता है। तो इनके जो वर्ड्स होते थे ना वो ऐसे ही होते थे कि किसी साइड से बहुत तीखे हैं। जो वेज होता था, वेज की शेप के इनके वर्ड्स होते थे, जैसे ये है तो कैसे तीखे हैं ये एक साइड से ऐसे, तो ऐसे ही इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। इनकी क्यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस थी। सुमेरियन लैंग्वेज के अंदर ये डेवलप हुई थी और इसको सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं रखा जाने लगा था। मतलब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ वो देख रहे हैं। 2600 BCE के आसपास में ये इवॉल्व होके क्यूनिफॉर्म साइंस थे इसके। क्यूनिफॉर्म जो ये साइंस थे, स्क्रिप्ट थी, ये सुमेरियन लैंग्वेज के अंदर लिखने लगे। और साथ ही साथ में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो लोगों ने इसको
शुरू तो सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए किया था, बट जैसे जैसे इसके अंदर एवोल्यूशन हुआ, लोगों ने इसको रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि इसकी राइटिंग के थ्रू इन्होंने डिक्शनरीज भी बनाई, जो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जैसे ये लैंड इसको देके उसको ट्रांसफ़र करी गई है, या ये टेम्पल को दी है, या फिर कोई राजा है उसने कुछ काम किया है, उसने कुछ ऐसे बोला है कि ये चीज़ यहाँ पे बनवाओ, या उसने कोई ऑर्डर दिया है कि आज सब लोग इतना टैक्स वगैरह देंगे, या कोई नए कानून है। तो डिक्शनरीज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, रॉयल लीड और लॉज, इन सब के लिए भी राइटिंग का उपयोग लिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 2400 BC के पास में आते आते जो सुमेरियन लैंग्वेज थी वो अकेडियन में रिप्लेस हो गई। मतलब जो स्क्रिप्ट थी वो तो अभी भी यूनिफॉर्म ही थी, यूनिफॉर्म स्टाइल ही थी लिखने की, बट लैंग्वेज बदल गई थी अब, और ये 1st सेंचुरी तक चली। राइटिंग का सिस्टम कैसे था? अभी जो हमने देखा था वो था कि राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। कैसे डेवलपमेंट हुआ? वर्बल कम्युनिकेशंस की जगह पर लिखना आ गया, क्योंकि हमने स्पोकन साउंड्स को विजिबल साइन से रिप्लेस कर दिया गया। मेसोपोटामिया में टैबलेट्स मिले थे 3200 BCE के, जहाँ पिक्चर, सिम्बल्स वगैरह काम में लिए जाते थे। इमरजेंट ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रांजेक्शन, सिटी लाइफ की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना था। मेथड वहाँ क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाता था। एवोल्यूशन होते होते वो बाकी कामों के लिए भी काम में आने लगी। सुमेरियन से अकेडियन बन गई और यूनिफॉर्म स्टाइल के अंदर वर्ड्स लिखे जाते थे। अब है कि राइटिंग का सिस्टम क्या था? सिस्टम, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ राइटिंग? सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या है? सिलेबिक साइंस में लिखा जाता था। साइन डिड नॉट रिप्रेजेंट ए वोवल और कॉन्सोनेंट। अभी जैसे हमारे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या होता है कि जो साइंस हैं हमारे ABCDE, ये क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं किसी साउंड को, जैसे वोवल हो गया या कॉन्सोनेंट हो गया, जैसे A, E, B, C वगैरह। बट ये जो मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज थी ना, वो वोवल या कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? एक पूरे सिलेबल को। जैसे अगर मैं कह रही हूँ वाह, तो ये वाह का सिंबल हो गया कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल ये इनके वाह का सिंबल है, ओके। ऐसे ये एक पूरे सिलेबल को करती थी, जैसे कि से, ला, नी वगैरह। मतलब वोवल कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करके पूरे सिलेबल को करती थी। तो इनकी लैंग्वेज कैसी थी? सिलेबिक साइंस थे उसमें, और इनकी लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। लाइक हमारे वोवल कॉन्सोनेंट वगैरह हैं, तो हम इन कुछ गिने चुने जो वर्ड्स हैं, इनसे हम लोग बहुत सारे, ये जो 26 लेटर्स है, इससे हम लोग ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स बना सकते हैं। बट ये लोग इन सिलेबस को, ये जो सिलेबल्स थे, इनको काम में लेते थे। तो इसके लिए जो वहाँ के जो स्क्राइब थे, जो लिखते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ साइंस लर्न करने की ज़रूरत पड़ती थी। और साथ ही साथ के अंदर ये जो क्ले टैबलेट्स होते थे, उनको गीलों पर ही लिखना पड़ता था, क्योंकि सूखने के बाद में तो लिख नहीं सकते थे। तो ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी था राइटिंग का। और सिंस ये हंड्रेड्स ऑफ साइंस याद करने पड़ते थे, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था, तो ये राइटिंग एक स्किल्ड क्राफ्ट मानी जाती थी। यूनिफॉर्म राइटिंग का सिस्टम था, तो जो सिंबल्स हैं वो भी टफ है, लेकिन इनको लिखने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये ऐसे करके जो लिखी हुई थी, इनको काफ़ी टाइम लगेगा। फिर हर एक सिलेबल का कुछ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको एक स्किल माने जाने लगा। और जिसको ये राइटिंग आती थी उसके लिए तो ये एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट होता था, क्योंकि कितने सारे साइंस लिखे जाने लगे थे। अब आती है लिटरेसी कैसी थी। मतलब राइटिंग तो थी वहाँ पर, लेकिन कितने लोग पढ़ लिखना जानते थे? मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग थे जो लिटरेट थे। क्योंकि रीज़न क्या था? क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी, तो 100 ऑफ साइंस याद करने पड़ते थे, रिक्वायर्ड टू लर्न 100 ऑफ साइंस। साथ ही साथ में लिटरेसी अगर कम है तो रेयर भी होगी। लिटरेसी बहुत रेयर हुआ करती थी, इसलिए ये एक स्टेटस सिंबल भी था। जो कुछ राजा थे, अगर उनको वो जो लिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना आता था, तो वो जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे उसके अंदर वो अपनी बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत बोस्ट किया करते थे कि मुझे लिखना आता है, आई एम लिटरेट काइंड ऑफ। तो ये स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। कम लोग पढ़े लिखे थे क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी ना, और इसीलिए तो इसको इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट भी माना जाता था। अब यूजेस क्या थे राइटिंग के? जैसे हमारी बुक में कुछ बताए हुए हैं। एक उसमें सुमेरियन एपिक है, एक स्टोरी है, सुमेरियन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। एक रूलर है वहाँ के, एनमेरकर। तो ये जो एनमेरकर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको उन्होंने एक टेम्पल बनाया होता है,
तो उस टेम्पल के अंदर इनको क्या चाहिए होता है, लापिस लाजुली चाहिए होता है, कुछ स्टोन्स और कुछ शेल्स वगैरह चाहिए होते हैं। लापिस लाजुली चाहिए होती है बेसिकली तो, बट लापिस लाजुली मेसोपोटामिया में मिलती नहीं थी। तो जो एनमेरकर रूलर थे ना, उन्होंने कहा कि तुम ट्रेड करके आओ एक अराटा नाम का रूलर है उसके साथ में, और उसको तुम बोलो कि हम तुम्हें इतनी चीज़ें देंगे, तुम बदले में हमें लापिस लाजुली दे दो। बट जो एक फिर ये जो एनमेरकर थे उन्होंने एक मैसेंजर भेजा। जो मैसेंजर था, ये एक स्टोरी है, तो जो मैसेंजर था वो बहुत सारे माउंटेन्स रिवर्स माउंटेन्स वगैरह क्रॉस करके जो एराटा जो किंग दूसरे जो रूलर थे उनके पास में पहुंचा। फिर उसने मैसेंजर ने उन रूलर को कुछ कहा, उन्होंने मना कर दिया नहीं देंगे, वो वापस भाग के एनमेरकर के पास में गया। एनमेरकर ने फिर उसे कुछ बताया, और ऐसे करते करते उसके इतना मिक्स हो गया ना कि वो भूल गया कि किंग को कहना क्या था दूसरे को जाके, तो उसने सब गड़बड़ कर दी। तो वो वापस आया। इस बार जब वापस आया ना, तो जो एनमेरकर रूलर थे उन्होंने क्या किया, एक क्ले टैबलेट दिया। उस टैबलेट के अंदर उससे जो जो चीज़ें थी ना वो चीज़ें उन्होंने रख दी, और मैसेंजर को कहा कि तुम तो बस याद रखने का वो छोड़ो, बस ये जाके पढ़ देना वहाँ पे उस राजा के सामने। तो फिर मैसेंजर ने भाई किया, और फाइनली उनको लापिस लाजुली वगैरह मिल गई। तो हमें ये पता चलता है कि ट्रेड, सिटी लाइफ और राइटिंग का एक कनेक्शन था वहाँ पे। साथ ही साथ में राइटिंग से हमें ये पता चलता है, राइटिंग का सिग्निफिकेंस, जो इस स्टोरी का, जो सुमेरियन एपिक का जो सिग्निफिकेंस हमें मिलता है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, उसका ये है कि जो किंगशिप थी ना, वही ट्रेड और राइटिंग को ऑर्गेनाइज करती थी। ये एक अच्छा पॉइंट है, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। और जो राइटिंग होती थी ना, वो जो अर्बन मेसोपोटामिया जो रीजन था, मेसोपोटामिया का जो अर्बन पार्ट था, वहाँ पर उसको सुपीरियॉरिटी की तरह देखा जाता था। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो किंग था वही ऑर्गेनाइज करता था ट्रेड और राइटिंग को, और राइटिंग एक सुपीरियॉरिटी का सिंबल था अर्बन मेसोपोटामिया के अंदर। साथ ही साथ ट्रेड, सिटी लाइफ और राइटिंग आपस में इनका कनेक्शन था। अब आता है अर्बनाइजेशन इन सर्दर्न मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का जो सर्दर्न मेसोपोटामिया, वहाँ पे अर्बनाइजेशन वगैरह जो चीज़ें थी ना, वो कैसे हुई वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि 500 BCE के आसपास में मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स शुरू हुए थे। जो मेसोपोटामिया का सर्दर्न रीजन था ना, जो डेजर्ट वाला, वहाँ पे 5000 BCE के आसपास में सेटलमेंट्स बिगेन इन सर्दर्न मेसोपोटामिया, और धीरे धीरे इन सेटलमेंट्स में ही सिटीज़ इमर्ज हुई। टाइप ऑफ सिटीज़ क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। एक टाइप ऑफ सिटीज़ थी टेम्पल सिटीज़। जो टेम्पल सिटीज़ थी वो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई हुई थी। पहले तो शुरू में छोटे श्राइन्स थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो टेम्पल थे उनकी साइज़ बड़ी होती गई। अब जो टेम्पल थे ना, उनमें कोर्टयार्ड था और बहुत सारे रूम हुआ करते थे। पहले एक छोटी सी, चलो श्राइन मान ले कि एक रूम होता होगा, वो टेम्पल बन गया, बट धीरे धीरे फिर बहुत सारे होने लगे, कोर्टयार्ड होने लगा और बहुत सारे रूम करके होने लगे। ऐसे टेम्पल्स थे। जो टेम्पल सिटीज़ थी टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई थी, और वो जो टेम्पल्स थे शुरू में छोटी श्राइन्स थी, उसके बाद में वो बड़े बड़े टेम्पल बनने लग गए, जिसमें अब कोर्टयार्ड और मल्टीपल रूम्स भी हुआ करते थे। अब ये जो टेम्पल थे, इनका सिग्निफिकेंस क्या था कि ये जो थे, इनको जो गॉड था उनके घर भी माना जाता था, और साथ ही साथ में कल्चर लाइफ और जो कम्युनिटी लाइफ जो थी ना, उसका सेंटर भी हुआ करते थे टेम्पल। यानी कुछ काम हो रहा है तो वो टेम्पल के अंदर होगा, टेम्पल के आसपास होगा, टेम्पल एक लोकेशन होगी जिसके आसपास बाकी सारे कल्चरल और कम्युनिटी लाइफ के जो काम है वो हुआ करते थे। तो ये एक सिटी हो गई। दूसरी सिटी है ट्रेड सिटीज़। ओके, ट्रेड सिटीज़ में क्या हुआ, वो सिटीज़ जो ट्रेड सेंटर्स की तरह डेवलप हुई, जहाँ पे ट्रेड अच्छी होती थी, उस वजह से जो सिटीज़ डेवलप हुई। और फिर आ जाती है इंपीरियल सिटीज़, जहाँ पर किंग और क्वींस रहते थे। अब आता है कि टेम्पल का क्या रोल था। टेम्पल के दो रोल मान सकते हैं, एक तो रिलीजियस इम्पोर्टेंस और दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब पहला आता है रिलीजियस इम्पोर्टेंस। रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या थी, ये जो भगवान थे उनका घर हुआ करता था, वो एक भगवान का घर है, ये उस रूप से ही बनाते थे, यहाँ पर वर्शिप की जाती थी,
और बहुत सारी ऑफरिंग्स दी जाती थी, जैसे अनाज दे दिया और फिशेस दे दी। हमें फिशेस का पता इसलिए चलता है क्योंकि एक टेम्पल था, उसके बेसमेंट के अंदर यानी उसकी जगह पर हमें बहुत सारे फ़िश बोन्स मिली हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि लोग वहाँ पर भगवान को ऑफरिंग में फ़िशेस भी देते थे। तो ये तो रिलीजियस इम्पोर्टेंस हो गया। साथ साथ में जो टेम्पल्स होते थे उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे था? क्योंकि जो टेम्पल था वो प्रोडक्शन वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करता था। जैसे कि ऑयल प्रेसिंग हो गया, जैसे कुछ आप काम कर रहे हो, जैसे वुल को स्पिन कर रहे हो तो वो स्पिनिंग वाला काम भी वहाँ पे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो टेम्पल के अंदर किए जाने लगे, जिनकी वजह से वो एक इकोनॉमिक सेंटर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ी उसकी। अब इन प्रोडक्शन वगैरह के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इनके लिए जो मर्चेंट्स थे उनको एम्प्लॉय किया जाता था। अब अगर कोई जगह है वहाँ पर इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, वहाँ पर पैसों का कुछ जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, कोई घपला करेगा तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, जो सबूत बन सके कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जो टेम्पल्स थे ना वहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स भी रखने जाने लगे, कुछ सामान के और बाकी जो दूसरी चीज़ें थी उनके भी। तो टेम्पल के दो रोल थे, एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस और दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब जो जगह थी वहाँ पर एग्रीकल्चर चैलेंजेस भी आते थे। अभी हम लोग ये जो टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया ही पढ़ रहे हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं। पहला था कि सिटीज़ किस किस टाइप की थी, फिर टेम्पल की क्या रोल है, और अब है कि एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस आते थे। अब एग्रीकल्चर में दो टाइप के चैलेंजेस आते थे। पहला था नेचुरल और दूसरा था मैन मेड। नेचुरल वाले में क्या था कि जो यूफ्रेट्स नदी थी ना, उसमें या तो बहुत अच्छा पानी था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता था, और कभी कभी क्या होता था, यानी हर दूसरे साल नॉर्मली या हर तीसरे साल क्या होता था कि उसमें रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था। बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से वहाँ पर फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, तो ऑब्वियसली फसल वगैरह जो थी वो बर्बाद हो जाती थी। या फिर क्या होता था कि अगर फ्लड भी नहीं आ रही है तो यूफ्रेट्स रिवर बहुत चंचल हुआ करती थी, वो क्या करती थी, अपना कोर्स जैसे इधर जा रही है वो, तो अचानक से क्या करेगी, वो अपना कोर्स बदल देगी। तो जो लोग थे, बाढ़ वहाँ पे फिर से आई, फिर से फसलें ख़राब हुई। तो ये नेचुरल कोर्स था वहाँ का, मतलब नेचुरल चैलेंज था। यूफ्रेट्स नदी के अंदर ज़्यादा पानी की वजह से होने से फ्लड आती थी, और साथ ही साथ में यूफ्रेट्स रिवर यूज़ टू चेंज द कोर्स ऑल टुगेदर। अब बात ये हमें पता कैसे चलता है, ये हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से, और वो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे यूफ्रेट्स रिवर के फ्लड वाली सिचुएशन की वजह से और जो बाकी सिचुएशंस थी उनकी वजह से उस टाइम पे विलेजेस थे वो बहुत ज़्यादा बार रीलोकेट किए गए। मतलब विलेज यहाँ पर है, यहाँ पर कोई फ्लड वगैरह आई, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई, तो उसको रीलोकेशन करके उसको दूसरी जगह पे ले जाया गया। तो ऐसे हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले। साथ में जो दूसरे एग्रीकल्चर में जो चैलेंज था वो था मैन मेड। मैन मेड कैसे, कोई भी रिवर है, तो जैसे ये आगे से बहती आ रही है, ओके, अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। अब जो अपस्ट्रीम वाले जो लोग थे, जो पहले वाले जो लोग थे, इस जगह को बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जो बाद के होते हैं उनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम फार्मर्स थे ना, वो क्या करते थे, यहाँ से जैसे इनके खेत हैं यहाँ पर, ये सब खेत है, तो ये क्या करते थे, इसमें से पानी निकाल के चैनल्स को डाइवर्ट करके उधर लेकर चल जाते थे। अब होता क्या था, जो डाउनस्ट्रीम वाले जो फार्मर्स हैं उनके पास में पानी की कमी हो जाती थी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो जाती थी क्या, जो अपस्ट्रीम फार्मर्स थे दे यूज्ड टू डाइवर्ट चैनल वाटर टू देयर फील्ड्स, ड्यू टू विच द डाउनस्ट्रीम फार्मर्स फेस्ड वाटर शॉर्टेज। एक पॉइंट तो ये हो गया मैन मेड का। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो अपस्ट्रीम वाले जो फार्मर्स थे या फिर जो बाकी फार्मर्स थे, ऐसे क्या करना होता था कि जो रिवर है उसमें स्लट जमा हो जाती थी, तो स्लट को ऐसे हटाना पड़ता था ताकि जो पानी है वो आराम से फ़्लो कर सके। तो वो अपनी जो ये वाली स्लट हटाने की जो ड्यूटी होती थी इसको नेग्लेक्ट कर देते। इसकी वजह से जो वाटर फ्लो है वो और ज़्यादा कम हो जाता था। तो क्या है,
They neglected the cleaning of slipped from their places which led to the further reduce in the flow of water. तो 2 challenges हो गए एग्रीकल्चर के अंदर। अब वहाँ के लीडर्स का क्या रोल थे? कंटिन्यूसली आपस में लड़ाई होती रहती थी। कुछ लीडर्स थे जो सक्सेसफुल हो जाते थे और जो सक्सेसफुल लीडर्स थे वो दूसरे लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस इन्हेंस करने के लिए क्या करते थे, जो लड़ाई जो सामने वाले के साथ में लड़ाई हुई है वहाँ से कुछ लूट आई है तो उस लूट को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और साथ में जो वहाँ के जो फौजी वगैरह थे जिनको प्रिजनर बनाया गया उन प्रिजनर्स को क्या करते थे, वो सर्वेंट्स और गार्ड्स की तरह रखते थे। साथ ही साथ में अपनी जो वेल्थ है और इन्फ्लुएंस का ऐसे बोस्ट करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, घमंड करने के लिए वो जो टेम्पल्स थे उनको भी बहुत ब्यूटिफाई करते थे, बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे। अच्छे ऑर्नामेंट्स होते थे, आइडल्स को वो बनाया जाता था और टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े होने लग गए। तो ये कुछ रोल थे। साथ ही साथ में जो लीडर्स थे वो लोगों को ऐसे भी बोलते थे कि आस पास में सेटल हो, मतलब अपने क्लोजली सेटल हो। मतलब अगर आप दूर दूर सेटल हो तो क्या होगा, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। साथ में जो लीडर है ना उसको भी आर्मी ऑर्गेनाइज करने में कुछ टाइम लगेगा, तो ये फिजिबल नहीं है। तो लीडर्स थे ना वो क्या कहते थे कि आस पास के अंदर रहो। आस पास में रहने की वजह से क्या होगा, साथ में जो लीडर है ही कैन क्विकली गेट द आर्मी और जो विलेजर्स है उनमें भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। तो जब ये पास पास में सेटल होने लगे ना, इसी वजह से धीरे धीरे करके सेटलमेंट शुरू हुआ और ग्रोथ होने लग गई बड़े बड़े शहरों की। अब हम एक शहर की बात करेंगे, उसका नाम है उरुक। उसमें अर्बन ग्रोथ कैसे हुई। उरुक एक वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन है और इस उरुक के अंदर जो हमने एक्सकेवेशंस वगैरह की है उसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर आर्म्ड हीरोज़ वगैरह की बात वगैरह की हुई है। और ये जो टेम्पल टाउन था ना वो 3000 BC के आसपास 250 हेक्टर्स में फैला हुआ था, जो कि मोहनजोदारो जो था उसका ट्वाइस था। अब मोहनजोदारो क्या था वो हम 12th में देखेंगे। वैसे तो पता होगा कि इंडिया की एंशंट सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो, इंडिया पाकिस्तान की। तो वो इतनी बड़ी हो गई थी 3000 BC के अंदर ही। अब इसमें जैसे जैसे ये शहर डेवलप हुआ ना तो यहाँ पर थे कि जो स्मॉल विलेजेस थे ना, आसपास के जो छोटे गांव थे उनको लोगों ने खाली कर दिया था। और इस खाली करने की वजह से हमें पता चलता है कि मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट हुई थी। एक तो पहले भी हमें पता चला था कि विलेजेस को रिलोकेट किया गया था और यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि पॉपुलेशन शिफ्ट हुई थी, शहरों की ग्रोथ हुई थी उस टाइम के आसपास। धीरे धीरे करके 4200 BCE के पास में आते आते इन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था और वो चला था 400 CE के पास में। और अभी 400 हेक्टर्स का हो गया था 2800 BCE में। मतलब जो 3000 BCE साल पहले 250 हेक्टर्स का था, जो कि मोहनजोदारो का ऑलरेडी ट्वाइस था। फिर 2800 BCE आते आते तक वो 400 हेक्टर्स का हो चुका था। जस्ट 200 साल बाद में 400 हेक्टर्स तक का हो चुका था ये। अब ये जो आर्म्ड हीरोज़ वाला जो डिपिक्शन वगैरह ना, इसमें हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर वॉर कैप्टिव्स वगैरह जो थे ना उनको टेम्पल में काम करवाया जाता था या फिर वो रूलर के अंडर काम करते थे डायरेक्टली। अब ये जो इनसे काम करवाया जाता था इनके लिए इनको राशंस में पे किया जाता था, इनको राशंस दिए जाते थे और ये जो राशन वगैरह जो था इनका अकाउंट रिटर्न रिकॉर्ड भी इनके पास में रखा जाता था। साथ में एग्रीकल्चर जो टैक्स था वो भी कंपलसरी था उरुक के अंदर। तो उरुक में क्या बात हुई, एक एंशिएंट क्या अर्लीस्ट टेम्पल टाउन है, यहाँ पे आर्म्ड हीरोज़ की डिपिक्शन थी। साथ में जो वॉर कैप्टिव्स थे वो जो लोग थे वो टेम्पल में या रूलर के डायरेक्टली अंडर काम करते थे और उनको राशंस में पे किया जाता था। साथ ही साथ 3000 BC के आसपास ये 250 हेक्टर्स का था, जो कि मोहनजोदारो का ट्वाइस था। और 200 साल बाद में यानी 2800 BC के पास में आते आते ये 400 हेक्टर्स का हो चुका था। अब आती है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या हुई। सबसे पहले ब्रोंज टूल्स थे वो काम में लिए जाने लग गए थे क्राफ्ट के लिए। सेकंड है कि एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर का जो है कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के अंदर, पहला तो क्राफ्ट के अंदर एडवांसमेंट हुआ कि ब्रोंज टूल्स काम में लिए जाने लगे। दूसरा था आर्किटेक्चर के अंदर। अब क्या हुआ, वहाँ पर मैंने पहले ही पता किया वहाँ पर लकड़ी नहीं मिलती थी, तो अब
छत बनाने के लिए हमें ऐसी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत सस्टेनेबल हो, वो उतना वेट सहन कर सके, बट थी नहीं अवेलेबल। तो क्या हुआ, लोगों ने अब ब्रिक कॉलम्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक कॉलम्स एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था आर्किटेक्चर के अंदर, बिकॉज नो वुड वॉज सूटेबल टू बियर द वेट ऑफ द रूफ। आर्ट एंड क्राफ्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट ये था कि अब जो टेम्पल वॉल थी ना वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे बेक्ड क्ले कोन्स का भी काम में लिया जाता था, और स्कल्पचर्स के लिए बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और इन स्कल्पचर्स के लिए जो स्टोन जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था उसको इम्पोर्ट किया जाने लगा था। और एक टेक्नोलॉजिकल जिसको लैंडमार्क इवेंट बोल सकते हैं ना, वो क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट में कम इन योर MCQs। तो वो था पोटर्स व्हील का खोजा जाना। अब पोटर्स व्हील की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत ही टाइप की जो पॉटरी थी वो शुरू हो गई बनना। ये 4 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे, वैसे तो 5 है बट आर्ट एंड क्राफ्ट एक ही पॉइंट में मिलाए तो 4। अब आती है सिटी के अंदर लाइफ कैसी थी। अब हम जो सिटी बात कर रहे हैं वो है उर सिटी। पहले हमने बात करी थी उरुक सिटी, अब हम बात कर रहे हैं उर सिटी की। अब यहाँ पे क्या था, रूलिंग क्लास भी आ गई थी, इमर्ज होने लग गई थी। और जैसे कि हर जगह पे होता है, जो एक शहर की बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी थी जिसके पास में बहुत सारी वेल्थ थी शहर की। क्या लिखा है, स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड मेजर शेयर इन वेल्थ। और हमें कैसे पता चलता है कि कुछ ही लोगों के पास में ज़्यादा वेल्थ थी, ये पता चलता है उनके ग्रेव्स की स्टडी करने पर। जो किंग्स या क्वीन थी उर की, उनके साथ में उनकी ग्रेव में ज्वेलरी, गोल्ड या लापिस लजुली भी मिली है। तो हमें पता चलता है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी थी जिसके पास में मेजर शेयर ऑफ वेल्थ था। दूसरी बात आती है वहाँ पर फैमिलीज़ कैसी होती थी। वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ही चाल चलन था, बट शादी के बाद में कई बार बच्चे पेरेंट्स के साथ में भी रहते थे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। साथ में जो एक फैमिली थी उसके जो हेड हुआ करते थे वो वहाँ के पिताजी ही हुआ करते थे। अब वहाँ का जो मैरिज सिस्टम था वो कैसा था, मैरिज के लिए जो लोग हैं कि हमें शादी करनी है वैसा डिक्लेरेशन करते थे। फिर जो ब्राइड की जो पेरेंट्स होते थे वो अपना कंसेंट देते थे, और साथ ही साथ में गिफ्ट भी एक्सचेंज किए जाते थे। वहाँ पे क्या होता था, जो ग्रूम साइड है ना वो गिफ्ट दिया करती थी ब्राइड साइड को, तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता था। साथ ही साथ में जब ब्राइड को लेकर आना होता था घर पे, तो जो मदर इन लॉ हुआ करती थी ब्राइड की, वो लेने के लिए जाती थी उसको। और जब वो उसको लेने के लिए जाती थी, उससे पहले क्या होता था, उस ब्राइड के जो पिताजी हैं, जो फादर हैं उसके, वो उसको कुछ इनहेरिटेंस के रूप में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो होती थी ना वो देते थे। मतलब वो कुछ डिक्लेयर करते थे फादर की, हाँ मैं इतना दे रहा हूँ या इतना कुछ है। बट नॉर्मली जो चीज़ें थी ना वो जो वहाँ के बेटे हुआ करते थे उन्हीं को मिलती थी, फैमिली की जो प्रॉपर्टी है ना वो। तो मैरिज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई, डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस वॉज मेड, ब्राइड पेरेंट कंसेंट, exchange of gifts, mother-in-law visited, father gave inheritance to bride and sons inherited the family's property normally। ऊर के अंदर एक्सकेवेशन हुआ था 1930s में। अब हम देखेंगे कि जो ऊर का शहर है वो कैसा हुआ करता था। उस शहर में नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स थी, मतलब जो घर बने हुए यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रीट्स हैं ये बहुत ऐसे चौड़ी नहीं हुआ करके ऐसे बहुत पतली पतली हुआ करती थी, बहुत पतली पतली, इतनी पतली कि अगर आपकी जो बुलक कार्ट है वो यहाँ तक घर तक पहुँच ही नहीं पाती थी। बुलक कार्ट कुड नॉट हैव रीच्ड द हाउस, और अगर वहाँ पर नहीं पहुँच रही तो उन्हें कुछ सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करना होता तो वो क्या लेते थे, जो गधा होता था उस गधे के ऊपर ही अनाज या जो जलाने के लिए जो फायरवुड वगैरह काम में ली जाती थी ना, वो गधे के थ्रू की जाती थी। तो क्या लिखा है, बुलक कार्ट could not have reached the home, so they used donkey back may be used to transport the grain and firewood। ओके, मतलब नैरो वेंडिंग स्ट्रीट्स थी जहाँ पर इवन बुलक कार्ट भी पास नहीं हो सकती थी घर तक, तो घर तक सामान ले जाने के लिए दे यूज्ड डंकी बैग।
सेकेंड है एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पर टाउन प्लानिंग जो है वो नहीं हुई? वो पता चलता है कि जो अगर टाउन प्लानिंग होती तो ऑब्वियसली बुलेट कार्ट जितनी जगह वहाँ पर छोड़ी जाती थी। तो क्या पता चलता है कि वहाँ पर नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स थी। एक तो इससे पता चलता है कि टाउन प्लानिंग नहीं थी। दूसरी पता चलता है कि जो घर के प्लॉट थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर थे। यानी अगर प्लानिंग होती तो एक साइज़ के होते और ऐसे ऐसे होते, बट वहाँ पर क्या था, कोई ऐसा है कोई ऐसा है, तो अजीब सी ऐसे करके पतली सी ऐसी गलियाँ होती थी। इससे पता चलता है कि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग थी। उसके बाद में आ जाती है स्ट्रीट्स की क्या कंडीशन थी। ड्रेनेज नहीं था वहाँ पर, दे लैक्ड ड्रेनेज सिस्टम, हाउस होल्ड वेस्ट वॉज डिस्कार्डेड ऑन द स्ट्रीट्स। साथ ही साथ में ड्यू टू दिस प्रोसेस देयर वॉज अ राइज इन द स्ट्रीट लेवल। अब अगर आप रोज़ाना वहाँ पे कचरा फेंकोगे तो वहाँ की जो ज़मीन होगी वहाँ पे मतलब वो इंक्रीज़ होती राइज़ हो जाएगा जो स्ट्रीट का लेवल है उसके अंदर। तो अगर घर का लेवल कम रहा तो घर में पानी चल जाएगा, तो पानी नहीं जाए इसके लिए फिर वो घर की जो थ्रेशोल्ड होती थी उसको भी एलिवेट करते थे। दे नीडेड टू एलिवेट द थ्रेशोल्ड हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मड एंट्री। फोर्थ है घर कैसे हुआ करते थे। घर में कोर्टयार्ड्स हुआ करते थे और कोर्टयार्ड में ड्रेनेज वाला सिस्टम हुआ करता था और साथ में जो रूफ्स हुआ करती थी वो स्लोपिंग टाइप की होती थी ताकि जो रेन वाटर है वो छत पे इकट्ठा नहीं रहे, वो ऐसे स्लोपिंग रूफ होती थी तो वो ऐसे आ सके। कोर्टयार्ड विद ड्रेनेज एंड स्लोपिंग रूफ्स टू मैनेज द रेन वाटर। अब जो खिड़कियां हैं वो घर के बाहर स्ट्रीट में नहीं खुलती थी। नो विंडोज़ ओपनिंग इन स्ट्रीट। क्यों? प्राइवेसी के लिए। तो अब रूम्स में लाइट्स कैसे आती होगी? तो कोर्टयार्ड जो होता था ना घर का, उसके अंदर डोर्स खुलते थे लाइट के लिए और इससे क्या होता था कि लाइट भी मिल जाती थी और प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती थी उस जगह की। ओके। अब वहाँ के जो लोग थे उनमें कुछ सुपरस्टिशंस भी थे, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी था। कैसे अंधविश्वास नॉर्मली हर सोसाइटी में होता था, तो वो भी पीछे नहीं रही, उसमें भी था। उनके अंदर जो एक्सकेवेशंस हुए थे उसमें कुछ ओमेन टेबलेट्स मिले थे। टेबलेट्स खाने वाली मेडिसिन नहीं या आईपैड वगैरह नहीं, यानी कि वो जो क्ले टैबलेट थे ना उनमें कुछ ऐसे थे जिनमें ओमेन के बारे में लिखा हुआ था, तो उनको ओमेन टैबलेट्स भी बोलते। उसमें पहला क्या था कि अगर आपके घर का थ्रेशोल्ड ऊंचा है तो आपके अंदर लक आएगा घर के अंदर। दूसरा, अगर आपका फ्रंट डोर किसी दूसरे घर के फ्रंट के सामने नहीं खुलता है तो आपके लिए लकी होगा। फ्रंट डोर नॉट ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर हाउस वॉज कंसिडर्ड लकी। और थर्ड आता है कि अगर मेन गेट है, अगर उसका जो गेट है वो बाहर की आउटसाइड डायरेक्शन में खुलता है तो क्या होगा, जो हस्बैंड होगा ना उसको वाइफ टॉर्मेंट करेंगी, उसको परेशान करेंगी, उसकी मैरिड लाइफ में हार्मनी नहीं होगी वगैरह वगैरह चीज़ें। और अंदर खुलता है तो फिर बहुत अच्छा है, बाहर खुलता है तो अच्छा नहीं। और वहाँ पर हमें मिलती है सिमेट्रीज भी। ये जो सिमेट्री होती है, यहाँ पर जो मरे हुए लोग थे उनको गाड़ा जाता था ग्रेव्स के अंदर। तो जो उर की जो सिमेट्री का एक्सकेवेशन किया वहाँ पर, तो पता चला कि सिमेट्री एट उर वॉज एक्सकेवेटेड वेयर बोथ रॉयल एंड ऑर्डिनरी ग्रेव्स वर फाउंड। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे ग्रेव्स भी मिले हैं जो घर के नीचे दफनाए हुए थे, मतलब घर के नीचे भी कुछ ग्रेव्स मिली हैं वहाँ पर। तो एक तो सिमेट्री का जो ग्राउंड होता था वही था जहाँ पर रॉयल और ऑर्डिनरी दोनों ग्रेव्स थी। रॉयल वाले का अलग से इसलिए पता चल जाता था क्योंकि इसमें ज्वेलरी रिचेस वगैरह रखे हुए थे, और साथ ही साथ में किसी किसी घर के अंदर भी ग्रेव मिली है। अब एक ट्रेडिंग टाउन है मारी, उसकी बात करते हैं। पेस्टोरल जोन जो था जहाँ पर चराहा लोग वगैरह रहते थे, जो चराने वाली जो जगह थी उसके आसपास में एक ट्रेडिंग टाउन था मारी, उसकी बात करते हैं। रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश्ड अराउंड 2000 BCE। उरुक कब आया था? 3000 BCE। ओके, 42 से वो चल रहा था, 4200 से चल रहा था। ओके, और ये आया था 2000 BCE से। ये जो यूफ्रेट्स रिवर थी ना, यूफ्रेट्स जो रिवर थी उसकी अपस्ट्रीम में सिचुएटेड था। और साथ ही साथ में
ये जो जगह थी ना, ऑल्दो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं थी, जैसे साउथ के अंदर जो एग्रीकल्चर पार्ट था वो बहुत ज़्यादा रिच था, बट मारी जो रीजन था ना वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं था। बट ये ट्रेड रीजन जो था उसके अंदर लोकेटेड थी। मतलब इसकी लोकेशन कैसी है, ये यूफ्रेट्स रिवर जो थी उसके अपस्ट्रीम में लोकेटेड है, बट ऑल्दो वो रिवर के आसपास लोकेटेड है, बट वहाँ पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं था जितना सदर्न रीजन में था। तो ये फ्लरिश कैसे हुई, क्योंकि ये ट्रेड रीजन था उसके अंदर लोकेटेड थी, और साथ ही साथ में ऑल्दो इतनी रिच नहीं थी, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चलाओ एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग दोनों करी जाती थी। स्पेशली जो एनिमल रियरिंग है ना वो करी जाती थी यहाँ पर, क्योंकि ये पेस्टोरल जोन के अंदर थी, तो यहाँ पर पेस्चर था शिप और गोट्स के लिए। अब यहाँ के जो लोग थे ना उनमें भी इंटरडिपेंडेंस थी, जैसे पहले ही देखा था कि शहर के लोगों में इंटरडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हर्डर्स और फार्मर्स थे, फार्मर्स जो खेती करते थे, हर्डर्स जो एनिमल रियरिंग करते थे, ओके, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस थी। कैसे, जो हर्डर्स थे दे ट्रेडेड यंग एनिमल्स, मिल्क, हाइड, मीट फॉर ग्रेन एंड मेटल टूल्स। मतलब हर्डर्स जानवरों के लिए, दूध के लिए, और जो उनकी चमड़ी होती थी उसके लिए, और मीट वगैरह इन सब के लिए ट्रेड करते थे, यानी वो इन सब को बेचते थे, और इनको बेच के वो ग्रेन, कुछ अनाज और मेटल टूल्स वगैरह जो होते थे वो ख़रीद लिया करते थे। और साथ ही साथ में जो फार्मर्स थे वो ग्रेन्स इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें मिल्क वगैरह तो चीज़ें मिल ही रही है, साथ में इतने सारे एनिमल्स का मैन्योर भी तो मिल रहा है खेती करने के लिए, तो ऐसे इनका इंटरडिपेंडेंस था। बट स्टिल इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं कि किसी भी वाटर रिसोर्स के पास में जाने के लिए जो हर्डर्स होते थे वो क्या करते थे कि जहाँ पे जो बोया हुआ जो खेत होता था उसके अंदर से ही अपने शीप और गोट्स को लेकर चल जाते थे, जिससे क्या होता था, क्रॉप्स थे वो ख़राब हो जाते थे। हर्डर टुक हर्ड टू वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम सोन फील्ड्स विच रूइंड द क्रॉप्स, और दे, मतलब साथ में वो तो मतलब एक जगह पे सेटल नहीं थे ना, वो तो घूमते रहते थे। तो समटाइम्स दे ऑल्सो यूज टू रेड द एग्रीकल्चरल विलेजेस, रेड भी कर दिया करते थे वो, कभी कभी चोरी भी कर दिया करते थे वहाँ पे। अब जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से क्या कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्या करते थे, वो उनको मना कर देते थे कि अगर ये जगह है वाटर रिसोर्स तक जाने की तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे आपको जाने के लिए, आपको कहीं दूर से होते हुए जाना पड़ेगा, या ऐसा कुछ कर देते थे वो लोग। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे उनके आपस में। अब धीरे धीरे इसमें जो वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट था ना, वहाँ से भी कुछ नोमैडिक ग्रुप्स आने लग गए थे ये एग्रीकल्चरल रिच जगह पर, और यहाँ पर आते आते वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे, और कुछ तो इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने खुद का रूल ही एस्टेब्लिश कर दिया था। क्या लिखा है, नोमैडिक ग्रुप्स फ्रॉम वेस्टर्न डेजर्ट्स came to agriculture rich area and became prosperous, often establishing their own rule। ये जो नोमैडिक ग्रुप्स थे ये कौन कौन से थे, ये थे अकाडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस और अरमायंस। इनमें जो मारी के जो राजा थे वो कौन थे, एमोराइट्स ही थे। ये जो मारी के जो राजा थे वो साथ ही साथ में मेसोपोटामिया के जो भगवान थे ना उनकी तो रिस्पेक्ट किया ही किया करते थे, बट साथ में जो डागन नाम के जो भगवान थे ना उनको भी ऑनर करते थे। और डागन कौन थे, स्टेपी रीजन जो था वहाँ के भगवान थे। सो द किंग ऑफ मारी रिस्पेक्टेड द मेसोपोटामियन गॉड्स एंड ऑल्सो ऑनर्ड डागन द गॉड ऑफ स्टेपी। अब ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी आती है उस जगह की। अब एग्रीकल्चर में हमने देखा कि उतने रिच नहीं थे वो एग्रीकल्चर के अंदर, पेस्चरिज्म भी था, एग्रीकल्चर भी था, एनिमल रियरिंग भी थी, बट मेनली ये प्रॉस्पर किस वजह से हुए थे, ट्रेड की वजह से हुए थे। क्यों, क्योंकि आइडियल लोकेशन पे थे ट्रेड रूट। मतलब अगर यहाँ से इस जगह पे और इस जगह पे आपस में ट्रेड हो रही है कैसे करके, तो वो इस जगह पे थे। अब इस जगह पे होने की वजह से क्या हुआ, ये ट्रेड रूट के ऊपर है, तो इनको इधर आने वालों से और इधर आने जाने वालों से भी बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। सो ये किन दो लोकेशन के बीच में थे, एक तो एग्रीकल्चर रिच सदर्न रीजन जो था मेसोपोटामिया के उसके, और मिनरल रिच जो अपलैंड्स थी उनके बीच में, उनके ट्रेड रूट के बीच में ये लोकेटेड था। कैसे,
जैसे पहले बताया था कि मेसोपोटामियन साउथ था, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा था बट मिनरल्स नहीं थे, और सीरियन अपलैंड्स वगैरह थी, टर्की अपलैंड्स वगैरह थी, वहाँ पर मिनरल्स वगैरह थे, तो आपस में ये लोग ट्रेड किया करते थे। इस रूट के बीच में ये सिचुएटेड थे, जो शहर की लोकेशन ऐसी जगह पे थी मारी की, तो अच्छी इनको मिलती थी। और नॉर्मली ट्रेड होती किस किस चीज़ों की थी, ग्रेन की हो गई, वुड, कॉपर, टिन, ऑयल या वाइन की। अब सिंस ये यूफ्रेट्स रिवर के आसपास में थे, अपस्ट्रीम में थे, तो रिवर बोट्स और जो बोट्स वगैरह हुआ करती थी ना रिवर के अंदर, वो ही सामान लेकर जाया करती थी। अब ये जो मारी के जो ऑफिशियल्स थे ना, इनकी कमाई क्या थी, अब वो बात आती है। अब तक तो लोकेशन देख ली, अब कमाई की बात देखते हैं। तो जो मारी ऑफिशियल्स थे वो इंस्पेक्ट करने के लिए बोट पे जाते थे, और जो भी सामान होता था उसकी जितनी भी वैल्यू होती थी उसका 1/10 जो टैक्स था वो लगाते थे। मारी ऑफिशियल्स इंस्पेक्टेड एंड लेविड 1/10 ऑफ द टैक्स ऑन द रिवर बोट्स विच कैरीड द गुड्स। अब साथ ही साथ में ये जो कॉपर जो ट्रेड हो रहा था ना, ये कॉपर कहाँ से आ रहा था, ये कॉपर आ रहा था सिप्रस वाले रीजन से, जिसको अलाशिया भी बोलते हैं। यहाँ से कॉपर और टिन दोनों आ रहे थे, और टिन जो था उससे ब्रोंज की अलॉय बनती है जिससे वेपन्स और टूल्स बनाए जाते। तो इन वजह से इस ट्रेड वाली जो चीज़ थी, इसकी वजह से ये मारी जो शहर था ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लग गया। मारी थी जो मारी शहर था, जो ट्रेडिंग टाउन था मारी, उसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, बट वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ना ट्रेड के लिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ। Lacked military strength, but Mari prospered through its strategic location of trade. Presence of various cultures and their adaptations made this a vibrant and cheerful society. अब जैसे कि मैंने बताया था कि नोमैडिक रीजन, जो नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह थी आसपास की जगह की, वो भी यहाँ पर आने लगी। तो यहाँ पर इंटरमिक्सचर हो गया ना बहुत सारे कल्चर का, बहुत सारी जगह का, तो इसी और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने भी अडाप्ट कर लिया था। इसकी वजह से ये काफ़ी चीयरफुल और वाइब्रेंट सोसाइटी बन गई थी। अब जो मेसोपोटामिया की जो सिटी थी ना, वो ऑल तो वॉर के अंदर वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती थी, बट उसको पोइट्री के अंदर रिकॉल भी किया जाता था। और जो मेसोपोटामियन लोग थे ना, वो अपनी सिटी के अंदर बहुत प्राइड लेते थे, और ये हमें विजिबल है एपिक ऑफ गिलगामेश से। गिलगामेश कौन थे, उरुक के राजा थे। जो उरुक शहर था, वहाँ के जो राजा थे गिलगामेश, उनके जो फ्रेंड थे एनकिडू, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद में वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे कि इंसान कितना ऐसे, इंसान का तो कभी भी नाश हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो एक क्वेस्ट पे गए इमॉर्टैलिटी की, मतलब वो एक बहुत लंबे ट्रैवल के लिए गए। उन्होंने 7 समंदर पार कर लिए। किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा पानी पार करने के बाद में जो लैंड आती है वहाँ पे जाते तो आप इमॉर्टल हो जाते हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनकी जो क्वेस्ट थी ये फेल हो गई थी, फेल हुई, और ये वापस आए तो फिर इनको कंफर्ट मिलने लगा अपने जो शहर था वहाँ की दीवारों में, वहाँ के कल्चर में। तो ये जो गिलगामेश की जो एपिक थी ना, इससे हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, अपनी सिटी में बहुत ज़्यादा प्राइड लिया करते थे। अब राइटिंग में क्या क्या था, हमें मेसोपोटामिया की ज़्यादातर चीज़ें कैसे पता चल रही है, ये पता चल रही है इसकी राइटिंग की वजह से। और मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी लेगेसी भी हम लोग इसकी स्कॉलरली लेगेसी को मानते हैं, इसकी राइटिंग वगैरह तो होती ना, इसी को मानते हैं। 1800 BCE के आसपास में मैथमेटिकल टूल्स मिले हैं हमें, वहाँ पर टैबलेट्स मिले, मतलब वो टैबलेट्स जिनके ऊपर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस या मैथमेटिक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और इन टैबलेट्स में हमें पता चला है कि उन्होंने कुछ एडवांस टेबल्स भी कर ली थी मैथमेटिक्स की, जैसे कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशंस कर लिए थे, डिविजन्स कर लिए थे, स्क्वायर रूट्स भी कर लिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। साथ ही साथ में एक एविडेंस से हमें पता चला है कि जो स्क्वायर रूट उन्होंने 2 का जो स्क्वायर रूट फाउंड किया था ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हम आज कैलकुलेट करते हैं उससे। तो पहला हो गया मैथमेटिकल चीज़ें। दूसरी इन्होंने की कैलेंडर। अब कैलेंडर की बात क्या थी, इन्होंने एक साल को डिवाइड कर लिया था 12 मंथ से। जो हम आज कर रहे हैं वो उन्होंने उस 3000 BCE पहले कर लिया था। 3000 मतलब 4000 5000 साल पहले, क्योंकि अभी AD चल रहा है और ये BCE की बात हो रही है। ओके, तो 12 मंथ को एक ईयर था, उसको 12 मंथ्स में डिवाइड किया।
फिर 1 मंथ था, उसको 4 वीक्स में डिवाइड किया। 4 वीक्स जो थे उनमें से एक दिन को 24 डेज 24 आवर्स में डिवाइड किया, और फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने मिनट्स में वगैरह जो किया वैसे। अब बात क्या आती है ना, इन्होंने ये उस टाइम पे ही कर लिया था। अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो तो अभी हमारे पास में ये चीज़ें कैसे पहुँची, अभी हमारे पास में पहुँची। इनका जो नॉलेज था ना, वो ग्रीक्स के पास में गया सबसे पहले, ग्रीक से रोमन्स के पास में, फिर रोमन्स से अरब्स के पास में, और जब अरब ने मिडिवल यूरोप पे हमला किया था ना, तब यूरोप वालों को भी पता चला। इसलिए हम आज ये वाला ही कैलेंडर सिस्टम फॉलो करते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी थे, जैसे एक्लिप्स वगैरह हो गई, स्टार्स की पोजीशन क्या है, कॉन्स्टेलेशंस जो है स्टार्स की उनका, और ये जो बाकी चीज़ें थी इनका भी हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियन जो लोग थे उनको पता था इन सब चीज़ों का। मेसोपोटामिया की इतनी अच्छी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज थी, ये हमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से पता चला। अब कुछ बुक के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई है। एक स्टोरी दी हुई है बाइबल और वहाँ से मेसोपोटामिया की जो थी एक एपिक उनकी आपस की, वो आप बुक में से देख लेना। और एक है वार का हेड। वार का हेड क्या है, एक स्टोन का बना एक वुमेन का हेड है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये हमें उरुक में मिला था, 3000 BCE पहले का है ये। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि इसकी आँखों में लापिस लजुली से आँखें बनी हुई थी, और बीच में शेल वगैरह होंगे, मतलब शेल के अंदर लापिस लजुली चढ़ा हुआ होगा, इससे आंखें बनाई हुई होगी। आईब्रोज में बिटमन से बनाई हुई होगी, ब्लैक है ना ये इसलिए। और यहाँ पर जो सर में जो गड्ढा है, यहाँ पर शायद कोई ऑर्नामेंट होगा, बट अभी ये डिस्ट्रॉय हो गया तो अभी ये ऐसी दिख रही है। बट ये काफ़ी प्रिटी हुआ करती थी उस टाइम पे जब हुआ करती थी, तब मतलब जब ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी उससे पहले। ये एक वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है पीस का, जिसको डेलिकेट मॉडलिंग हुई हुई है, जिसमें माउथ की, चिन की और चीक्स की, एक विमेन के मुंह की, चीक्स की, चिन की, लाइक इट इज़ सो रियल। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये एक हार्ड स्टोन पे बनाई हुई है। बट जैसा बताया था कि हार्ड स्टोन तो अवेलेबल नहीं था, तो उसको इम्पोर्ट भी करा गया है। तो एक एविडेंस ट्रेड का हमें इससे भी मिलता है। ट्रेड के एविडेंस में आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि वहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। एक असुरबानीपाल नाम का एक राजा हुआ करता था, असीरियन किंग्स में से एक था, बेबीलोनिया वाले रीजन के अंदर। उसने बहुत सारे टैबलेट्स को कलेक्ट किया था और एक लाइब्रेरी बनाई थी उसके कैपिटल नाइनवे वाली जो जगह थी ना वहाँ पर। और उसमें थी एपिक्स, ओमन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हेम्स, पोएम्स वगैरह सब कुछ। और साथ ही साथ में जो सदर्न रीजन था वहाँ से उसने स्क्राइब्स भी मंगवाए थे और उन टैबलेट्स को कॉपी भी किया था। तो इसने ऐसे लिखा भी है एक टैबलेट के अंदर, ऐसे जो गिलगामेश थी उसमें से हमें ये चीज़ भी मिली है कि आई असुरबानीपाल, किंग ऑफ यूनिवर्स, किंग ऑफ सीरिया, बिल्ट अ लाइब्रेरी ऑफ नियर द टेम्पल ऑफ माई गॉड नाबू एट निन्वे। ये कौन से गॉड की पूजा करते थे? नाबू। कौन सा शहर? निन्वे। तो यहाँ पर इन्होंने एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कर दी थी, जो सीरियन किंग थे बेबीलोनिया के, असुरबानीपाल, उन्होंने। तो ये